हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू यू एपीएस ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट डे देखा था कि भारत में नियोजन क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या थे, इसी कॉन्सेप्ट को मैं जारी रखते हुए आज जो चर्चा करूंगा वो करूंगा 5 ईयर प्लान की भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में। तो आज का टॉपिक होगा फाइव ईयर प्लान जिसे हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी बेसिक नॉलेज। वैसे मैं बता चुका हूँ कि जब अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो सोवियत संघ कहाँ से हुई थी? रूस से। बात करूं कब? 1928 में। विश्व की सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी थी वो 1927 से 1932 के मध्य बनी थी। जो कहाँ बनी थी? रूस में। और रूस की पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो रूस के लिए एक क्रांति सिद्ध हुई, जिस पर्पस को लेकर इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था, आर्थिक नियोजन जो बनाया था। उस आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में जो रूस था वो सफल रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। रूस की इस मॉडलिंग व्यवस्था को देखकर विश्व के अन्य देश भी इस व्यवस्था की ओर आकर्षित हुए। उनमें हमारा एक देश भारत भी था। जैसा कि मैंने बताया कि सन 1930 से लेकर 1940 के दशक में हमारे देश में अनेक बुद्धिजीवी, अनेक विद्वानों ने पंचवर्षीय योजना के मॉडल को हमारे देश में अपनाने के लिए अपना समर्थन प्रस्तुत किया, अपने विचार रखें। ऐसे ही विश्व के अनेक देश थे जिन्होंने इस पंचवर्षीय योजना के मॉडल से प्रभावित होकर अपने देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया।
तो प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा, मैंने कहा कि विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? सोवियत संघ रूस से हुई। पहली पंचवर्षीय योजना सन 1927 से 1932 के मध्य बनी। केंद्र स्तर पर जो ये अपनाई गई वो कब अपनाई गई थी? 1928 में। अगर मैं बात करूं इसके जनक की, तो इसके जनक थे स्टालिन। अगर हम रूस के संदर्भ में बात करें, पंचवर्षीय योजना के जो जनक माने जाते हैं, किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाते हैं। जबकि हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था? सन 1951 में हमारे देश ने पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना का जो जनक माना जाते हैं वो माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई और भारत में पंचवर्षीय योजना कब तक चली? 2017 तक। टोटल भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न की गई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। एक वर्षीय योजनाओं की मैं बात करूं तो हमारे देश में एक वर्षीय जो योजनाएं संपन्न की गई थी वो टोटल 7 की गई थी। अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें, सेंट्रल लेवल पर बात करें तो 7 होंगी। अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो ये योजनाएं कितनी होंगी? 6। ये 7 कौन कौन सी थी? 1959 से लेकर 66 से लेकर 1969 तक। उसके बाद 3 वर्ष की थी। उसके बाद 1978 से लेकर 1980 2 वर्ष का अवकाश था। उसके बाद 1990 से लेकर 1992 यहाँ भी 2 वर्ष का अवकाश था। टोटल इन पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य कितने वर्ष का अवकाश हुआ? 7 वर्ष का। आगे हम बात करें कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक बनाई जाती हैं। जैसा कि जो अभी एग्जाम हुआ है SST का, जिसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था कि वित्तीय वर्ष किसे कहा जाते हैं। तो हमारे देश में जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते हैं वो कब प्रारंभ होते हैं? 1 अप्रैल को प्रारंभ होते हैं और कब तक चलते हैं? 31 मार्च तक। तो प्यारे साथियों, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होंगी, ध्यान रखना है आपको 1 अप्रैल को शुरू होंगी, प्रारंभ होंगी, जबकि जो अंत होंगी वो कब होंगी? 31 मार्च को। टोटल हमारे देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न की जा चुकी हैं? 12। कब से कब तक? 1951 से लेकर 2017 तक। उसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन अवकाशों को याद रख लेते हैं
तो आप पंचवर्षीय योजनाओं के समय को भी बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। टोटल 7 वर्ष का अवकाश था। पहला अवकाश ध्यान रखना है आपको 1966 से प्रारंभ हुआ, 1969 तक चला, 3 वर्ष का होगा। सेकंड जो अवकाश हुआ वो 1978 से 1980, 2 वर्ष का था। थर्ड जो अवकाश हुआ 1990 से 1992, ये भी 2 वर्ष का था। टोटल कितने वर्ष का अवकाश हुआ? 7 वर्ष का। अगर ये आप अवकाश की अवधि याद रख लेते हैं तो आप 12 पंचवर्षीय योजनाओं का जो समय है उस समय को भी बखूबी याद रख सकते हैं। देखते हैं वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, लेकिन इससे पहले एक बार इसको देखें आप। पहला क्वेश्चन पुटअप हुआ हमारा कि विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? रूस से प्रारंभ हुई। कब हुई? 1928 में कह सकते हैं आप, या 1927 में भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1928 में से केंद्र स्तर पर लागू किया गया था, जबकि यहाँ छोटे स्तर पर या राज्य स्तर पर जो लागू किया गया था 1927 में। पहली पंचवर्षीय योजना जो रूस ने बनाई 1927 से 1932 के मध्य बनाई। सोवियत संघ में हम कह सकते हैं कि विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो बनी रूस में बनी, लेकिन इसका जनक कौन था? स्टालिन था। उसके बाद मैं बात करूं हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं कब प्रारंभ हुई? 1951 को प्रारंभ हुई। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न की गई हमारे देश में? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। कितने वर्ष का अवकाश रहा? 7 वर्ष का अवकाश रहा। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाते हैं। अवकाश की अवधि मैंने बताई आपको, 7 वर्ष की जो अवधि थी वो कौन कौन सी थी? 1966 से 1969 3 वर्ष का रहा, 1978 से 1980 2 वर्ष का रहा, उसके बाद 1990 से 1992 ये भी 2 वर्ष का, टोटल 7 वर्ष हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई वो प्रारंभ होगी दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। उसके बाद ध्यान रखना है सेकंड पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ होगी? 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। इसी क्रम में बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966। प्यारे साथियों, 1966 में जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि कब प्रारंभ हुई थी? 1961 से और 1966 के मध्य चलने वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो एक असफल योजना रही। और असफल योजना रहने के कारण जो 1966 के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य में असफल रही। असफल क्यों रही? इसका कारण था दोस्तों 1962 में
भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में सूखा पड़ने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, डगमगा गई, जिसके कारण तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कैसी रही, असफल। इसलिए प्यारे साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। जैसा कि मैंने कहा था कि टोटल 7 वर्ष का अवकाश रहा, जिसमें पहला मैंने बताया था 1966 से 1969 3 वर्ष का रहा दोस्तों। दूसरा रहा 1978 से लेकर 1980 2 वर्ष का रहा। तीसरा 1990 से लेकर 1992 कितने वर्ष का रहा, 2 वर्ष का। तो अब तीसरी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो रही है, 31 मार्च 1966 को। तो इसके बाद 3 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई, जिसे प्रथम योजना अवकाश कहा जाते हैं। तो प्यारे साथियों, चौथी जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी वो कब होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1969 को प्रारंभ होगी, क्योंकि 1966 से 1969 के मध्य कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। तो 1969 से लेकर वही 31 मार्च 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1900 कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए, लेकिन ये 79 ना होकर कितनी होगी, 1978। क्योंकि प्यारे साथियों, यहाँ जनता दल सत्ता में आने के कारण मोरारजी देसाई के संदर्भ में जनता दल सत्ता में आने के कारण इसने जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया। तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो समय से पहले क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, और एक नई योजना प्रारंभ की गई 1978 से लेकर 1983 के मध्य। प्यारे साथियों, इस कंडीशन को कहा जाते हैं अनवरत योजना। तो हमारा प्रश्न जो बनेगा वो ये होगा कि अनवरत योजना किसे कहते हैं। जब किसी चालू जो योजना होती है उस योजना को समय से पहले संपादित कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाते हैं, तो ऐसी योजना को कहा जाता है अनवरत योजना। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जनता दल सत्ता में आने के कारण उसने पंचवर्षीय योजना का मॉडल खुद अपना बनाया, इसलिए इसको 1 वर्ष पहले क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, सेकंड जो अवकाश था 1978 से 1980 के मध्य रहा। कुछ समय बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है और कांग्रेस की सरकार जो होती है वो उस पंचवर्षीय योजना को, जो कि जनता दल के द्वारा बनाई गई थी, उसको समाप्त कर देती है।
तो हमें यहाँ कितने वर्ष का रखना है? 2 वर्ष का। 1978 के बाद छठी जो पंचवर्षीय योजना होगी 1 अप्रैल 1978 से, सॉरी 78 ना होके क्योंकि 80 होगी, 80 से लेकर 31 मार्च 1985। उसके बाद 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1985 से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी दोस्तों? 1 मार्च 1990। फिर आप आ जाइए तीसरे अवकाश पर। तीसरा जो अवकाश प्रारंभ हुआ 1990 से 1992 के मध्य, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी वो कब प्रारंभ होगी? 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। उसके बाद 9वीं जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। उसके बाद दोस्तों 10वीं जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होगी वो होगी 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक। इसी क्रम में 11वीं जो पंचवर्षीय योजना होगी 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। लास्ट या जो अंतिम योजना होगी दोस्तों 12वीं योजना, वो वही 1 अप्रैल को प्रारंभ होगी। 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी? 31 मार्च 2017 तक। तो प्यारे साथियों, इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के समय को याद रखना बहुत ही ईजी है। अगर आप 3 इन योजना अवकाशों को याद रखते हैं तो आप बखूबी रूप से इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अवकाश को भी याद रख 12 पंचवर्षीय योजनाओं के समय को भी याद रख पाओगे। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में। वैसे हमारे सिलेबस में इतना विस्तार से नहीं दिया गया है, फिर भी मैं थोड़ा लेके चलता हूँ 2, 4, 5 तक। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1% का। लेकिन साथियों, हमें अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से भी ज़्यादा हमें क्या मिली? प्रगति मिली। और हमें जो वास्तविक वृद्धि प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई थी 3.6% की। तो प्यारे साथियों, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना भी अपने आप में एक क्रांति सिद्ध हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था हेराल्ड डॉमर ने किया। और दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जो ध्यान दिया गया था
वो कृषि पर दिया गया। सेकंड पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं, सेकंड पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, 4.5%, और हमें जो प्राप्ति हुई 4.2% की। लक्ष्य से कम प्राप्त हुआ। इसका जो मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में किसमें सुधार किया गया, उद्योगों में। प्यारे साथियों, बता दिया जाए आपको कि एक देश की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार होते हैं वो कृषि तो होती ही है, लेकिन कृषि से कहीं ज़्यादा भागीदारी उद्योगों की भी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जो कृषि पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि जीडीपी में जो योगदान है वो कृषि का बहुत कम होता है, जबकि उद्योगों का ज़्यादा होता है। इसलिए एक देश की अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत, या हम कह सकते हैं जो आधार, जो बेस है, वो वहाँ के उद्योग होते हैं। तो प्यारे साथियों, उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमें एक लंबे पैसे की तो ज़रूरत होती है, एक बहुत बड़ा हमें पैसा तो चाहिए ही होता है, लेकिन साथ में एक लंबे समय का भी इंतजार करना होता है हमें। तब जाके हमारे देश के उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, माना कि हमारे समाज के दो व्यक्ति हैं, अभी दोनों जो कार्य करते हैं दोस्तों, कपड़े बनाने का कार्य करते हैं। माना कि ये दोनों सदस्य हैं, एक को हमने एक्स मान लिया, दूसरे को वाई मान लिया। ये दोनों कपड़े का उत्पादन करते हैं, लेकिन ये एक्स जो व्यक्ति है, ये कपड़े का जो उत्पादन कर रहे हैं वो हाथ से, हथकरघा जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो वाई है वो कपड़ा बनाते हैं किसके द्वारा, यंत्रों के द्वारा, या हम कह सकते हैं मशीनों के द्वारा। तो देखा जाए दोस्तों, हाथ से बनने वाला जो कपड़ा है उस कपड़े में लागत कम होगी, जबकि मशीन से बनने वाले कपड़े में लागत अधिक होगी। हाथ से बनाने वाला जो व्यक्ति है उसके कपड़े में लागत कम आई होगी, जबकि मशीन से जो कपड़ा बना रहा है उस व्यक्ति के कपड़े बनाने में लागत अधिक आई होगी। लेकिन कभी आपने सोचे हैं कि जो हाथ से बनने वाला जो कपड़ा है वो क्या मशीनों की अपेक्षा अधिक अच्छा हो सकते हैं? नहीं हो सकता। पहले साथियों, हाथ से बनने वाले जो कपड़ा होते हैं उन कपड़ों में फिनिशिंग नहीं होती, अपेक्षा किसके, मशीनों से बनने वाले कपड़ों के। तो यहां पॉजिटिव तथ्य किसकी तरफ जा रहे हैं, वाई की तरफ जा रहे हैं। लागत की मैं बात करूं तो लागत, सबसे पहले जो लागत आई है वो कम किसके पास आई, एक्स के, जबकि वाई में लागत अधिक आ रही है। यहां फिनिशिंग की बात की जाए तो ये तथ्य वाई की तरफ जा रहे हैं। आगे मैं बात करूं, हाथ से बनने वाला जो कपड़ा है वो अधिक समय में कम बन पाएगा, जबकि मशीनों से जो कपड़ा है वो कम समय में कैसा बन पाएगा, अधिक। हाँ, हो सकता है कुछ कमियां हो इसमें,
लेकिन फायदे भी होते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो इसने इस मशीन को परचेज करने में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, उस पैसे को वो कुछ समय तक तो अपने उत्पाद में जोड़ेगा, लेकिन जैसे ही इस मशीन के जो खर्च किया है उस खर्च को, इन्वेस्ट को वापस ले लेगा, तो फिर इसका जो मशीन में जो लगने वाली लागत है वो लागत कम हो जाएगी। तो यहाँ जो बनने वाला कपड़ा है इसकी अपेक्षा सस्ता होगा। इसके कपड़े में माना की लागत 20 रुपये आती है और स्टार्टिंग में इसके कपड़े में लागत 40 रुपये थी। इसने मशीन से कपड़ा बनाया, लेकिन धीरे धीरे इस कपड़े की लागत कम होने लगेगी। इस कपड़े की लागत कम होने लगेगी क्योंकि इस पे किया गया जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, उद्योगों का भी यही सिस्टम होता है। पहली बार हो सकता है जो हम उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन की लागत अधिक हो, लेकिन धीरे धीरे वो लागत कम होती हुई चली जाती है और लागत कम होने के साथ साथ उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए एक देश के अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधे अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, लेकिन उन उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए हमें एक बहुत बड़े पैसे के साथ साथ में एक बहुत बड़े समय की भी ज़रूरत होती है, और वो समय हमारे पास नहीं था। इसलिए जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य 4.5 रखा गया, लेकिन जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ, वास्तविक जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया वो कितना किया, 4.2। उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। कारण समझ में आया? इसलिए फिर क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में मॉडल निर्धारकों ने इस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को ही क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। इसमें दोनों को रखा गया, कृषि के साथ साथ में उद्योगों को भी। लेकिन साथियों, इसमें जो प्राथमिकता दी गई वो कृषि को दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुआ हमें 2.8%। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित था किस पर, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी कैसी रही, असफल। और तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण हमारे देश के जो मॉडल निर्माता थे उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने वर्ष का अवकाश रहा, 3 वर्ष का, 1966 से लेकर 1969, जिसे प्रथम योजना अवकाश कहा गया। और इसके बाद मैं बात करूं चौथी पंचवर्षीय योजना की, चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी उस योजना में जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, इसी लक्ष्य को दोबारा से दोहराया गया। 5.6% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन जो प्राप्त हुई, वास्तविक जो वृद्धि प्राप्त हुई वो 3.3 की हुई। इसका जो मॉडल निर्धारित किया गया था अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इसी क्रम में पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का फिर भी लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन जो हमें वास्तविक वृद्धि प्राप्त हुई वो 4.8 की हुई। इसका जो मॉडल निर्धारित किया गया था वो डीपी धार मॉडल पर आधारित थी। वैसे लक्ष्य और मॉडल के विषय में हमारे सिलेबस में नहीं कहा गया है, इसलिए मैं लंबा नहीं खींच रहा हूं। अगर आपको
पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो 12th क्लास की ज्योग्राफी में इस लेक्चर का विस्तार से वर्णन किया गया है, वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने आवश्यक समझा कि आपको बताना चाहिए वहाँ तक मैंने बताया। प्यारे साथियों, मैं आगे बात करूँगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं को कब समाप्त किया गया तो क्यों किया गया। जैसा कि मैंने योजना आयोग के बारे में बताया था, योजना आयोग के अलावा एक आयोग और होता है जिसे नीति आयोग कहते हैं। तो चलिए हम उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है। जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं, जो योजना आयोग था, इस योजना आयोग की स्थापना के संदर्भ में मैंने कहा था कि मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, या हम कह सकते हैं कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित किया गया। आगे मैं बात करूं नीति आयोग के संदर्भ में, तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई दोस्तों, वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। प्यारे साथियों, पहले तो इस चीज़ को आप ध्यान में बैठा लें कि योजना आयोग जो था, उस योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें अंतर देखना है कि इनमें अंतर क्या है। मैं योजना आयोग के बारे में बात करूं तो योजना आयोग जो है, इस योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल तैयार करने के लिए की गई थी। हमारे देश के संसाधनों का आकलन करने के लिए की गई थी। संसाधनों में वृद्धि करने के लिए योजना आयोग स्थापित किया गया था। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनको लेकर योजना आयोग की स्थापना की गई, लेकिन योजना आयोग में कुछ कमियां देखी गई, जिसके कारण योजना आयोग को बदलकर एक दिन नीति आयोग कर दिया जाता है। इसमें कुछ संशोधन किए गए। देखिए अंतर क्या था इसमें। पहला था टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच, और यह होगी दोस्तों बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसका क्या मतलब होते हैं? टॉप टू बॉटम अप्रोच और दूसरा है बॉटम टू टॉप अप्रोच।
इसका मतलब हुआ कि दोस्तों टॉप ऊपर होते हैं, बॉटम नीचे होते हैं। टॉप की जब हम बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो टॉप का अर्थ ऊपर होते हैं और बॉटम नीचे होते हैं। योजना आयोग में जो नीतियां बनाई जाती थी दोस्तों, वो केंद्र स्तर पर बनाई जाती थी, बाद में उसे लागू किया जाता था राज्य स्तर पर। तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई, उस योजना को जब राज्यों में लागू करने के लिए दिया जाता था, तो कुछ राज्य उन नीतियों को अपने राज्य की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करने में जो कठिनाइयां महसूस करते थे, क्या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जो राज्य हैं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का अनुसरण नहीं कर पा रहे थे, उनके पास उसमें संशोधन करने के लिए कोई अधिकार नहीं था। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई जो नीति थी, चाहे वो सही गलत कैसी भी थी, चाहे वो किसी के हित में है या अहित में है, उसको राज्यों को लागू करना ही पड़ता था। राज्यों के पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे दोस्तों। जबकि नीति आयोग में इसको बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया, केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार दिए गए। यहां राज्य स्तर पर नीतियां बनाई जाती हैं, उसको लागू केंद्र स्तर पर किया जाता है। जबकि वहां केंद्र स्तर पर नीतियां बनाई जा रही थी योजना आयोग में, और राज्य स्तर पर लागू कर रहे थे। उसके बाद सेकंड अंतर की बात करूं मैं, जो वित्त का आवंटन किया जाता था, अर्थात राज्यों के विकास के लिए जो धन की व्यवस्था की जाती थी या धन का जो बंटवारा किया जाता था, वो योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग निर्धारित करता था इस चीज को कि किस राज्य के लिए विकास के लिए कितना पैसा देना होगा। लेकिन नीति आयोग में ये वित्त आवंटन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। ये विषय योजना आयोग से या नीति आयोग से ले लिया गया। जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग से जो वित्त आवंटन का कार्य था, वो वापस ले लिए जाते हैं। एक और मैं अंतर की बात करूं, यहां जो नीति आयोग था, इसमें जो प्राथमिकता दी गई दोस्तों, प्राथमिकता जो दी गई थी वो राज्यों को दी गई थी। जबकि दोस्तों ऐसा योजना आयोग में कुछ नहीं था। जो प्राथमिकता थी किसके पास थी? केंद्र स्तर के पास। कैसी थी? केंद्रीय स्तर की प्राथमिकता थी, राज्यों के पास कोई अपने अधिकार नहीं थे। जबकि नीति आयोग में जो प्राथमिकता दी गई, किसको दी गई? राज्यों को। ये कुछ माइनर अंतर थे इसके, बाकी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एक समझने की दृष्टि से जो मैंने कोशिश की, जो माइनर जिनसे हम समझ सकें कि नीति आयोग, जिसका पहले नाम योजना आयोग था, उस योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग क्यों करना पड़ा। ऐसी कुछ कमियां जो थी, जिन कमियों की वजह से योजना आयोग ने या योजना आयोग को परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। आगे मैं बात करूं दोस्तों, योजना आयोग के संदर्भ में पहले बात कर चुका हूं, आगे हम बात करेंगे नीति आयोग के संदर्भ में कि नीति आयोग होता क्या है। दोस्तों नीति आयोग की मैं बात करूं
तो सबसे पहले इसके पूरे नाम की हम बात करें तो दोस्तों N4 बनेगा नेशनल I4 बनेगा इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड T से बनेगा दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग और I से बनेगा इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में कहें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या संघ कहेंगे। नीति आयोग के बारे में पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की संरचना के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों, जो कि वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद बात करूं उपाध्यक्ष की दोस्तों, उपाध्यक्ष जो थे इसके वो अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन बेटा दोस्तों जब हम बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में है इसके राजीव कुमार, एक और होता है इसमें सीईओ। सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो है अमिताभ कांत। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, आगे बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या हम कह सकते हैं उपराज्यपाल। नीति आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं, अध्यक्ष होते हैं जो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष जो कि अब वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कौन है, अमिताभ कांत। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों जो नीति आयोग है नीति आयोग है उसको मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नीति आयोग
दो स्तरों पर कार्य करते हैं। एक है दोस्तों टीम इंडिया हब, और दूसरा है दोस्तों नॉलेज इनोवेशन हब, जिसे हम थिंक टैंक भी कहते हैं। प्यारे साथियों, जो टीम इंडिया हब है इसका कार्य होते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, जबकि नॉलेज इनोवेशन हब इसका जो कार्य होते हैं, इसका कार्य होते हैं नीति आयोग को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना। ये हब नीति आयोग को और कैसे अच्छा बनाया जा सकते हैं इसके लिए योजना बनाती है। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। ये हमारे इस 14वें चैप्टर का अंतिम लेक्चर था। यहाँ हमारा जो 14वां चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आगे हम अगले चैप्टर के संदर्भ में बात करेंगे। आपका साथी फिर एक नए जोश और जुनून के साथ आपसे मुखातिब होगा। उससे पहले दोस्तों, आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। इस चैप्टर में जहाँ भी कोई समस्या है उन समस्याओं को कंसल्ट करें। आजकल में आपके ग्रुप में PDF डाल दी जाएगी इस चैप्टर की। अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में उसको उतार लें।